पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जी प्रोग्राम हम जो अभी अम्मार जो बच्चा है जिसको 2 दिन पहले जो है जिसको दफनाया गया है, उनके वालिद साहब जो हैं मियाँ इबाद साहब, वो किस मुश्किल से और किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। ना सिर्फ़ ये कि बच्चे की वफ़ात के बाद, बच्चे की वफ़ात से पहले 9 मई का जो वाक़या, जो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसके नतीजे में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। 4 साढ़े 4 माह के करीब वक़्त हो गया है। किसी पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, किसी को अदालतों में पेश नहीं किया गया उस तरह से, किसी पर मुकदमात बाकायदा तौर पे भी नहीं बनाए गए, किसी पर कोई भी कुछ भी साबित नहीं है। तमाम के तमाम ये मुल्ज़िमान हैं जिनके साथ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मेरे साथ अभी जो है बड़े एक दिलख़राश वाक़यात हैं जो हम शायद आप जब सुनेंगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाए आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। उस्मान मलिक साहब हमारे साथ हैं। उस्मान मलिक जो है वो मियाँ इबाद के क्लास फ़ेलो भी रहे हैं, उनके मोहल्लेदार भी हैं प्रोबेबली, एंड एंड ही वाज़ देयर ऑल अलोंग, और उनके वकील भी हैं सबसे बढ़कर तो मलिक उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई ठीक-ठाक। आप जी। सुनाएँ कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ ऑल। उस्मान, मियाँ इबाद पर यार केस क्या है यार? मतलब साढ़े 4 महीने हो गए हैं, ना कुछ किया गया है। हाउ इट ऑल स्टार्टेड बाय द वे? पहले तो ज़रा ये बता दें। बेसिकली मियाँ इबाद फ़ारूक को जो है वो अरेस्ट किया गया है 10 तारीख को, 10 मई को उन्हें अरेस्ट किया गया और था 2:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट के करीब से। और वहाँ से जब लाहौर एयरपोर्ट के करीब से उन्हें अरेस्ट किया गया तो वहाँ पर अरेस्ट करने में शामिल थी एफआईए की पुलिस शामिल थी और पंजाब पुलिस शामिल थी। और अरेस्ट करने के बाद 8 दिन मियाँ इबाद फ़ारूक को कभी सीटीटी में रखा गया, कभी सीआईए में रखा गया, कभी स्पेशल ब्रांच की एजेंसीज पे रखा गया और डिफरेंट इसी एजेंसीज पे उन्हें रखा गया। और जैसे ही इबाद फ़ारूक के हमें गिरफ्तार होने की खबर मिली, तो हुँ, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में हेबियस फाइल कर दी हमने। 10 हुँ, तारीख की हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने 10 तारीख की लाहौर हाई कोर्ट में हेबियस फाइल की थी और हेबियस फाइल करने के 7 दिन बाद हमें जो है मियाँ इबाद फ़ारूक को उनको सामने लेके आया गया लाहौर हाई कोर्ट की हेबियस रिट में और ये बताया गया कि मियाँ इबाद फ़ारूक को 96/23 जो कि एफआईआर है कोर कमांडर हाउस की जो इंसिडेंट की एफआईआर है, कि उस एफआईआर में उसे इन्वॉल्व किया गया है और इन्वॉल्व करके उसे एटीसी कोर्ट में 17 तारीख को पेश किया जाएगा। और पेश करने जिस दिन हमें हाई कोर्ट से निकले हैं तो हमें पता चला कि एटीसी में उन्हें पेश कर रहे हैं, तो पेश करने के बाद वहां से मियाँ इबाद फ़ारूक को जब एटीसी पेश किया गया तो उसी दिन मियाँ इबाद फ़ारूक की वीडियो रिलीज हुई, जिसपे मियाँ इबाद फ़ारूक ने ये बयान किया, बताया, उस वीडियो में बता रहे थे कि मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया है और किसी किस्म का मेरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब वो एटीसी कोर्ट में आया, तो एटीसी कोर्ट में हमने आके उनसे पूछा कि क्या ये वीडियो आपकी है? और जो पूरे मीडिया पे, पूरी सोशल मीडिया पे ये जो हुँ, वीडियो वायरल हो रही है, आपकी है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना तशद्दुद किया गया है पुलिस की हुँ, इनकी कसम से और उनके ये अल्फाज हैं कि मेरी पैंट उतार के देखें जितना मेरे पर तशद्दुद किया गया है। और उस तशद्दुद की कंडीशन में ये मेरे से किसी किस्म का भी स्टेटमेंट लेते तो मैं इनको मना नहीं कर सकता था। सिवाय ये बात कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात नहीं कहूँगा। इसके अलावा मैंने इनको कहा कि आप जो स्टेटमेंट लेना चाहते हैं मैं आपको स्टेटमेंट दे दूँगा। अच्छा, मुझे एक बात है, वो जो स्टेटमेंट थी उनकी, वो तो उनके प्रोबेबली किसी बेड के ऊपर बैठकर थी। तो वो उनकी घर से स्टेटमेंट थी या कहीं और से स्टेटमेंट जारी करवाई गई थी? वो जो वीडियो नो, बयान था? नो, वो जो स्टेटमेंट थी वो उस टाइम लाहौर में जो चिड़ियाघर है वहां पर आईएसआई का ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर की जो है ना वो वीडियो है। जब क्योंकि हुँ, हमें अपने साय से ये पता चल चुका था पहले ही कि इस बात को जो है ना चिड़ियाघर के ऑफिस में, आईएसआई के ऑफिस में रखा है। और यही बात मैंने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अनवारुल हक साहब को भी कही कि सर आप हमें बेल ऑफ अपॉइंट करके दें, हम मियाँ इबाद फारूक को रिकवर कर लेंगे वहां से। हुँ, लेकिन जस्टिस अनवारुल हक साहब ने कहा कि जो चिड़ियाघर के अंदर जो एक पूरा उनके ऑफिसेज है, वो चिड़ियाघर के अंदर भी एक चिड़ियाघर है। ये उनके जस्टिस साहब के ये सेम वर्ड्स थे कि वहां पर भी एक चिड़ियाघर है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो वो ढूंढ नहीं पाएंगे। और वो जो ऑफिस जो बेडरूम की वीडियो बताई गई है वो उसी चिड़ियाघर के अंदर की वीडियो है। और वहीं से वो वीडियो बना के जो है ना वो वायरल करके बताया ये गया, दिखाया लोगों को ये जा रहा था कि ये मियाँ इबाद फरूक जैसे अपने बेडरूम पे है। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद है
हमारे पास वो रिट मौजूद है, हमारे पास वो हेबियस मौजूद है, उनके ऑर्डर्स मौजूद है कि जिसमें हम ढूंढ रहे हैं मियां इबाद फारूक को, उसकी फैमिली ढूंढ रही है, और वो वीडियो बना के दिखाने की ये कोशिश की गई कि वो जैसे अपने बेडरूम में है। अच्छा, ये जो जब आपने अदालत में ये बताया कि ये जो बयान है ये यहाँ पर लिया गया है, तो अदालत इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर लेकर चले गए, ना किसी थाने में लेके गए, ना कोई मुकदमा दर्ज किया, और ये तो इल्लीगल अबडक्शन है ये तो। बेसिकली अदालत में जब इन्होंने हमने हेबियस फाइल की थी, और हेबियस का कंसर्न ये होता है कि किसी भी जान को, जिंदा जान को अदालत के सामने प्रोड्यूस करना है, और प्रोड्यूस करके उसके ऊपर एज पर लॉ अगर कोई उनका जुर्म बनता है या कोई जुर्म नहीं बनता तो उनको एज पर लॉ डील किया जाए। तो जब हमने हेबियस फाइल की थी तो हेबियस में उनका एक पेपर आ गया था एफआईए की तरफ से, जिन्होंने ये एडमिट किया था कि मियां इबाद फारूक की कस्टडी जो है वो हमारे पास है, और उसको 96/23 में इन्वॉल्व किया गया है, और अब उसको 17 तारीख को एटीसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हमारी जो रिट थी वो रिट जस्ट ये थी कि मियां इबाद फारूक को पेश किया जाए, उसको अपनी फैमिली के सामने लेके आया जाए। तो जब वो सामने ले आए तो उस रिट का जो मकसद है वो खत्म हो जाता है, इनफ्रक्चुअस हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, 96/23 है क्या वैसे? भाई पूरे लाहौर पर ही 96/23 हुई हुई है? सर 96/23 में इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो कोर कमांडर के घर के अंदर जलाओ घेराव हुआ, उस तकरीबन 1500 से 2500 लोग इन्वॉल्व थे, और वहां पर जो नुकसान हुआ है वो टोटल 15 करोड़ का नुकसान है, और 15 करोड़ का नुकसान पूरा करने के लिए इन्होंने कोई 1500 से 2000 लोग कैद कर लिए हैं। और अच्छा, तो हम जब अगर लोग पैसे वापस दे दें तो मान जाएंगे? 15 करोड़ अगर वापस कर दें तो उनको? सर इसी बात पे मैंने एक क्वेश्चन की रिट भी तैयार की हुई है कि वो हाईकोर्ट में लगाऊं कि इनका जो अगर नुकसान है 15 करोड़ का, तो ये अपना नुकसान पूरा कर लें, और अपना नुकसान पूरा कर तो बाकी लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो जलील कर रहे हैं, कम से कम उनको वो तो ना करें। और अच्छा, जो 302 की जो दफात डाली है और जो 324 की डाली है, जो डकैती की डाल रही है, उसका उस एफआईआर का मेन क्रक्स ही ये है कि 15 करोड़ का नुकसान हुआ उस मालियत का, वो 15 करोड़ का 302 क्यों? नुकसान। जी, 15 करोड़ के नुकसान में 302 क्यों डाल दिए? उसमें जो हमारा एक कुलीग है जो कदीर था, उसकी डेथ हुई है, हमारे कम्युनिटी में से था, वो अभी लॉ कर रहा था, उसकी मौत हुई है, और उसके साथ साथ एक और पीटीआई का हमारा वर्कर था जिसकी मौत हुई है, जिसका जो 302 है वो डाल दिया गया है उनके ऊपर, महमूदुर रशीद के ऊपर और मियां असलम इकबाल के ऊपर। हालांकि ये पूरे सब लोगों के सामने है कि ना तो मियां महमूदुर रशीद साहब ऐसे हैं कि उनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड, उन्होंने कोई कत्ल वगारत किए हैं, और ना मियां असलम इकबाल का ऐसा रिकॉर्ड है। लेकिन इन्होंने खुद ही अपनी एफआईआर, अपनी बंदूक इस्तेमाल करके खुद ही उनको मार के, और खुद ही बाद में एफआईआर में डाल दिया गया। किसने अपनी बंदूक किसने इस्तेमाल करके, मतलब ये वहां वहां पर वहां पर जो आर्मी के जो सिक्योरिटी एहलकार थे, उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की है, हवाई फायरिंग करने के बाद उसके बाद उन्होंने सीधे फायर किए, और सीधे फायर करने पे जो है वो वहां पर जो कदीर है एक हमारी कम्युनिटी में से, उसकी डेथ हुई, और उसके साथ एक और जो डेथ है वो हुई, और अच्छा, वो उसके बाद। जो हमारे जो कारकुनान शहीद हुए हैं वो बेसिकली वो इस तरह से हुए थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो रियासत ने जब जो फायर जो है वो लोगों पर खोल दिया था, जहां पे 16 लोगों की शहादतें हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, ये उनमें से ये 2 थे, राइट? सर 100% ये हमारी रियासत के जो मुहाफिज हैं उन्हीं के फायर जो है ना वो अमवात हुई है ये सारी। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, मियाँ इबाद जो हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनकी कोई फुटेज मौजूद नहीं, उनकी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। जो 2 फुटेज है उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा अभी। लेकिन वो 9 मई वाले दिन तो वो ये जो कोर कमांडर हाउस जो है, यहाँ पर तो वो थे ही नहीं मौजूद, वो तो लिबर्टी चौक में थे। ये क्या ये दुरुस्त है? एग्जैक्टली यही बात है, और यही बात जब एटीसी कोर्ट में उसका इबाद के रिमांड के लिए उसको पेश किया गया तो हमने ये सवाल रखे कि आया कि इबाद की कोई अगर फुटेज है तो जनाब हमें मंजर आम पे लाई जाए, हमें दिखाई जाए। इबाद की सिर्फ उस टाइम की फुटेज है, वो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है कि इबाद जिस टाइम लिबर्टी चौक में खड़ा था, और लिबर्टी चौक में खड़ा उसने वर्कर्स को कॉल दी है, उसने लीडरान को कॉल दी है, और उसने जस्ट एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है जिस वर्ड के ऊपर खान साहब के ऊपर भी एफआईआर हुई, और उस वर्ड की वजह से जो है ना वो इबाद फारूक को जो है वो डिटेन किया गया, उसके ऊपर जुल्म जो किया गया वो सिर्फ उन वर्ड्स की वजह से किया गया, और वो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है जो उसने वर्ड्स यूज किए। ओके, ठीक है, हमें समझ आ गई वो क्या वर्ड है।
अब हम लेंगे तो हम पर मुकदमा ना हो जाए। मेरे ख्याल से आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो लफ्ज ना लें, क्योंकि वो लफ्ज जो है वो बहुत मेरे ख्याल से मुकद्दस लफ्ज है, मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ है। तो ऐसा कोई लफ्ज ले लिया तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा सा। मैं आपसे जो है वो जो वीडियोज हैं मैं उसके बारे में बात करता हूँ, जो जिन वीडियोज की आपने बात की है। एक वीडियो वो है जिसमें इबाद जो हैं वो खड़े होकर पुलिस की वैन के ऊपर खड़े हुए हैं और उस पर जो है वो अपनी टांगों से जो है वो पुलिस वैन को जो है ना उसको मार रहे हैं। और दूसरी जो है वो गवर्नर हाउस है, प्रॉबेबली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गवर्नर हाउस का दरवाजा जहां पर डंडे मारे जा रहे हैं। अब ये क्या सीन था एग्जैक्टली, और अगर ये अदालत में केस चलता है तो इस पर सजा क्या है कानूनी तौर पर? सर, जो पहला इंसिडेंट की आपने जिक्र किया है जब वो गाड़ी पे था और गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसने वो जो पुलिस वैन के ऊपर जो है वो टांगों से जो है वो पुलिस वैन का जो उन्होंने शीशा तोड़ा, उस पे ये था कि उस दिन जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ था। हम सब लोग वहां पर मौजूद थे चेरिंग क्रॉस में, और चेरिंग क्रॉस में हमारी सारी क़यादत भी मौजूद थी। और वहां पर हम ये कह रहे थे कि जिन लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार करना है या आप लोगों को बड़ा शौक है गिरफ्तार करने का, आप लोग आए और हमें आके गिरफ्तार कर लें। जिस पे इन्होंने हमें गिरफ्तार नहीं किया। और वहां पर ये जो गाड़ी का जिक्र हुआ है कि वो जो गाड़ी आई थी, वहां पर ये गाड़ी आई है और ये गाड़ी थी थाना मुगलपुरा की। वहां का एसएचओ था उस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी आई है और इस गाड़ी में पता नहीं उनको जुबैर नियाजी जो हमारे लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे, पता नहीं उनसे क्या ग्रज था। इन्होंने बाकी सारी क्यादत एक जगह पे खड़ी है, सब लोग एक जगह पे, पूरा हजूम खड़ा है, पूरा चेरिंग क्रॉस जो है ना ब्लॉक था। लेकिन वो गाड़ी आई है, उस गाड़ी ने आके जबरदस्ती उसको मियां उनको जो है जुबैर नियाजी साहब को उन्होंने पकड़ा है और पकड़ के उन्होंने जबरदस्ती गिरेबान से खींच के उस गाड़ी में डाला है। और उस गाड़ी में उन्होंने फौरन वो गाड़ी स्टार्ट की है और उस गाड़ी को स्टार्ट करके इन्होंने तकरीबन को माल रोड पे कोई 120 130 की स्पीड पे वो गाड़ी भगाई है। हालांकि वहां पे एक खवातीन थी, वो गाड़ी पे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि खवातीन थी, वो रोड क्रॉस कर रही थी और ये गाड़ी बिल्कुल उनके पास से गुजर के वहां पे आगे निकल गई। ये सारा वाकया जब हम सारे वहां पर देख रहे थे कि गाड़ी जबरदस्ती पुलिस वाले आके बिठा के लेके जा रहे हैं, फिर मियां इबाद फारूक ने फौरन अपनी गाड़ी निकाली, अपने लोगों को लिया और इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जब रोकने की कोशिश की तो गाड़ी ये फिर आगे भगाया गाड़ी। तो वहां पर जब ये गाड़ी रुकी है तो रुकी है ये सिग्नल की वजह से। वहां पर का इशारा था जजेस गेट का। तो ये जजेस गेट के ऊपर सिग्नल पे गाड़ी रुकी है और जैसे ही गाड़ी रुकी है तो पुलिस जो है ना वो सारे अपनी गाड़ी को छोड़ के और जुबैर खान नियाजी भाई को छोड़ के सारे भाग गए हैं। और जब भाग गए हैं तो फिर मियां इबाद फारूक ने वहां पर उस गाड़ी को रोका कि कहीं पर ये गाड़ी किसी मासूम की जान ले लेती तो फिर क्या होता, और अच्छा, अगर किसी मासूम को कुचल देती। ओके, ओके। मैं इस पर अगर इस पर मुकदमा किया जाए, जो 2 वीडियो सामने आई है, कानूनी तौर पर अदालत में चलाया जाए, पहले तो ज़ाहिर है पहली बात तो ये कि मियां इबाद मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है। इज़ दैट करेक्ट? मुलजिम है, कुछ भी एग्जैक्टली। ठीक है। और मुल्ज़िम होते हुए इस तरह का जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है, वो एक अलग, उस पर हम ज़रूर आते हैं। लेकिन मुझे एक बात है कि अगर यही वाला मुकदमा 2 वीडियोज़ की बुनियाद पर चला दिया जाए, सबूत पेश कर दिए जाएँ, तमाम चीज़ें हो जाएँ, वैसे तो वीडियो सबूत जो है वो अदालत नहीं मानती। ये हमने देखा, हमारे पास इसका केस जो है वो मॉडल टाउन में जो कत्ल-ए-आम था, जो मिनहाजुल कुरान के बाहर जो किया गया, 69 लोगों को गोलियाँ मारकर हमला खवातीन को जो जो शहीद किया गया, वो वाला केस हमारे सामने। अदालत ने उस वक़्त ये कहा था कि अदालत जो है वो वीडियो सबूत नहीं मानती। तो अगर अदालत मान भी लेती है, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, तो इस पर सज़ा क्या है? सर, इसमें जो वीडियोस वो जो वहां पर तोड़-फोड़ की है, अगर उसके ऊपर 780 ना लगे तो वो तोड़-फोड़ की सजा मिनिमम 6 महीने है और मैक्सिमम 2 साल है उस तोड़-फोड़ की सजा। और जो 2 साल 3 साल तक जो ऑफेंसेस होते हैं वो बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें बेल हो जाती है। और जो वीडियो की बेस के ऊपर इन्होंने वो वहां पर इबाद फारूक की वीडियो लेके आएंगे कि इसने 780 उस एफआईआर में लगाई गई कि इसने अवाम के अंदर खौफ-ओ-एराज़ फैलाया है। और हुँ, खौफ-ओ-एराज़ अगर हम 780 ए के कानून में चले जाते हैं, तो 780 ए के कानून में 7 साल से लेके 14 साल तक सजा है। हुँ। और वो भी तब लेकिन वो कि जब साबित ये होना चाहिए ना, वो तो अभी तो साबित जब होता है। हाँ, साबित हो। तो हुँ, किसने अवाम को खौफ-ए-राज़ फैलाया? सारी अवाम तो साथ थी, सारी हुँ, अवाम तो एक मौके पे खड़ी है, जैसे अभी खड़ी है, सारे पूरे पाकिस्तान एक मौके पे खड़ा है। तो अवाम में ये खौफ-ओ-राज़ कैसे फैलाया जा सकता है? या वो किस तरह क्योंकि अब ज़ाहिर है। वो खौफ-ए-राज़ फैला दिया उसने, और 780 किस तरह से अट्रैक्ट हो गई? 780 बनती भी नहीं, और 780 हो भी जाए तो अगेन फिर वही बात है कि ना, जो अदालत में जुर्म को साबित करना है, जो कोई भी जुर्म है वो साबित करेंगे तो आगे चल सकेंगे। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा-सा अब उस पे आ जाता हूँ कि आपकी उनके साथ दोस्ती भी है मेरे ख्याल से, और आपने शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप उनके क्लास फेलो भी हैं, अगर मैं जी, सही जानता हूँ, राइट? ऐसा ही जी, है?
बिल्कुल, हमने उस्मान, ग्रेजुएशन की। आपने ग्रेजुएशन इकट्ठे की। उस्मान मुझे एक बात बताएँ, आप ज़ाहिर है यकीनन उनके घरवालों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। अम्मार के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जिस तरह के वो मैं क्या मुझे शर्म आ रही है ये बात करते हुए जो लोग जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी वो बचपन से बीमार थे या पैदाइशी बीमार थे और ये तमाम चीज़ें, थोड़ा-सा बस उसके बारे में बताएँ ताकि मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूँ। सर अमार बेसिकली मैं तो क्योंकि उससे अमार बेटे से मिला भी हूँ, पहले भी मुलाकात होती रही है, घर में भी मुलाकात होती रही है। अमार बेटा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही वो बहुत ही एक अच्छा बच्चा था और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था और वो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है चीज़ें, ये किसी को बताने की या किसी को हुँ, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कि वो आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वो बिल्कुल एक हेल्दी, बिल्कुल एक एक्टिव और बिल्कुल एक एनर्जेटिक बच्चा था, एक अकल और समझ रखने वाला बच्चा था, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, उसकी फुटेज मौजूद है। वो किसी भी तरह से ना तो वो बीमार था, ना तो वो किसी मेंटली प्रेशर में था, किसी चीज़ में नहीं था। वो बिल्कुल एक एक्टिव बच्चा था, उसके स्कूल में, वो उसके टीचर्स में, उसके घर में, उसके बाबा हालाँकि उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। बिल्कुल इसमें ये जो सोशल मीडिया में जगह-जगह पर बताया जा रहा है कि उसको पहले से बीमार था, पहले से उसको ऐसी चीज़ें थी। इन बेवकूफ़ों को समझ तो आना चाहिए कि क्या वो वीडियोज़ झूठ हैं? क्या हुँ। वो एक मैं बच्चे को खेल रहा है, वो बच्चा बोल रहा है, वो बच्चा अपने मुँह से अल्फ़ाज़ बोल रहा है, बिल्कुल एक्टिव बच्चा था और अचानक से वो बच्चा अपना पूरा जिस्म उसका जो है ना वो स्टॉप हो जाता है, वो बिल्कुल जो है ना पैरालाइज़ हो जाता है, वो वेंटिलेटर पे चला जाता है, उसका इलाज होता है। और मैं अली भाई आपके तसल्सल से बात ये कह दूँ कि मियाँ इबाद फ़ारूक जो है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करता है और हुँ, मियाँ इबाद फ़ारूक का 136 कंट्रीज़ में मियाँ इबाद फ़ारूक विज़िट करके आ चुका हुआ है और उसका वीज़ा हर कंट्री का तकरीबन लगा हुआ है और मियाँ इबाद फ़ारूक अगर ये बाहिर होता, मियाँ इबाद फ़ारूक आज़ाद होता, तो उसके लिए बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं थी कि वो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे, किसी भी कोने में जाके अपने बच्चे का इलाज करवा सकता था। और मैं 100% ये बात कह सकता हूँ कि अगर मियाँ इबाद फ़ारूक बाहिर होता, तो उसको कोई परेशानी नहीं थी कि वो किसी भी कंट्री में जाके अपने बच्चे का इलाज करवा सकता। ये सिर्फ़ इन लोगों की ये जो अ, इनका एक गुस्सा है, इनका एक बुग़्ज़-ए इमरान खान है, जिस वजह से इन लोगों ने मियाँ इबाद फ़ारूक को रिलीज़ नहीं किया और एक मासूम बच्चे की जान ले ली। और एक मासूम बच्चे को इन्होंने इस तरीके से ये किसी ने नहीं किया। कोई इसमें नहीं है, सिर्फ़ उस बच्चे की टेक केयर कर सकता था तो मियाँ इबाद फ़ारूक कर सकता था। मियाँ इबाद फ़ारूक की जो फ़ैमिली है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो अच्छे हैं, सेंसिबल हैं, लेकिन उनको इतना वो नहीं है। लेकिन सिर्फ़ मियाँ इबाद फ़ारूक होता बाहिर तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करवा सकता था और वो अपने बच्चे की ईमार की जान बचा सकता था। अच्छा मैं अपना मतलब मुझे पता है कि आप ये पहले बता चुके हैं ये वाली बात, लेकिन ज़ाहिर है वीडियो पर नहीं बताई, एक बार आपने और जगह पर बताई है ये तमाम चीज़ें और यही वजह थी हम जब मैंने सोचा कि हम इसको इंटरव्यू की शक्ल में लेकर आएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। जनाज़े वाले दिन जो हुआ, जिस तरह से रियासती दहशतगर्दी हुई, जो रियासत ने एक सलूक किया, ओवर टू यू उस्मान। अ, अली भाई जिस दिन हमें पता चला है सुबह तकरीबन 12:30 बजे हमें पता चला इन्फॉर्मेशन मिली इस बात की कि मियाँ इबाद फ़ारूक का बेटा अमार जो है उसकी डेथ हो गई है और वो अल्लाह का प्यारा हो गया है और फ़ौरन मैंने जो है ना 12:30 बजे उसके भाई से बात की। मैंने कहा ये खबर आ रही है तो क्या सच है? उन्होंने कहा जी हाँ, अमार जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। मैंने फ़ौरन विदाउट किसी डिले किए हुए हमने होम डिपार्टमेंट गए हैं क्योंकि प्रोसीजर मुझे था कि पता था कि ये प्रोसीजर ऐसे हो के मुलाकात हो सकती है। हम फ़ौरन वहाँ पर गए हैं होम डिपार्टमेंट, वहाँ पर जो सेक्रेटरी था, चीफ सेक्रेटरी था, स्पेशल सेक्रेटरी था और सेक्रेटरी जो है ना जेल खाना जहाँ प्रिज़नर था, हम उनके पास गए हैं और तकरीबन हम कुछ 4 से 5 घंटे एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस, दूसरे से तीसरे ऑफ़िस, तीसरे से चौथे ऑफ़िस इनके पास घूमते रहे हैं। और घूमने के बाद फाइनली इन लोगों को जब बात समझ आई, जब सोशल मीडिया पे हमारे सब हुँ, लोगों ने इस खबर को जो है ना वो फैलाया और सारी खबर पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये खबर जब वायरल हुई, इन्होंने 2 घंटे की मीटिंग की। 2 घंटे की मीटिंग करके इन्होंने तमाम जो इनके जो थे इनको कॉल्स करके इन्होंने पूरी हुँ, इजाज़त ली, इनसे हुँ, पूछा, तो पूछने के बाद इन्होंने 5 बज के 20 मिनट पे हमें वो लेटर दिया, जिसमें था कि परमिशन थी और उन्होंने रेफ़रेंस भेज दिया था उनको जो हमारे
आका हैं जो हमारे जो मुल्क के इस टाइम केयर टेकर बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको वो दिया, रेफरेंस लेटर भेजा होम डिपार्टमेंट की तरफ से। और फिर जब हम होम डिपार्टमेंट से लेके वो लेटर गए बरकी में और वहां पर जाके उनको हैंड ओवर किया लेटर, तो इन्होंने हमें अब कहा, रिटर्न में कोई नहीं चीज दी बरकी इन्होंने। बरकी क्या है? सर बरकी में इनका एक सेल बना हुआ है जहां इनका पर सर हमारे जो एक हमारे मिलिट्री का। मिलिट्री का एक ओके। सेल वहां पर। तो वहीं आपको पता था कि ये बात वहां पर है, सर जेर-ए-बाद हमने से? सारी इंफॉर्मेशन ली ना, तो हमें होम डिपार्टमेंट से ही पता चला कि नहीं, 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 इबाद। उससे पहले क्या आपको पता था कि मियाँ इबाद जो इस वक्त वो बरकी रोड पे वो जो जो जगह है वहां पर है? जी सर, हमें पता चलता रहा है कि हमें बताते रहे हैं, क्योंकि मुलाकात के लिए भी जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ था तो हमारी इन्होंने मुलाकात करवाई थी वहां पर मियाँ इबाद फारूक से, वहां बरकी पर ही में? बरकी में ओके, बरकी में ठीक। करवाई थी। तो हुँ, वहां जब हम लेटर लेके गए हैं तो जो वहां पर सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने हमारे वो लेटर लिया है, हम वो जो रेफरेंस लेटर था होम डिपार्टमेंट से, वो लेटर लिया और लेटर लेने के बाद इन्होंने हमें कहा कि आप इजी हो के आप घर जाएं और आप जो है ना वो तैयारी करें, हम इंशाल्लाह मियाँ इबाद फारूक को लेके वहां पर आएंगे और मियाँ इबाद फारूक अमार का जनाजा जो है ना वो पड़ेगा वहां पर। जिस वजह से हम वहां से निकले और निकलने के आने के बाद हम तकरीबन कुछ 6 बजे हम आ गए जहां पर जनाजा होना था। और जनाजे की ये सिचुएशन थी कि हम तकरीबन 9 बजे का जनाजा था और ये लोग लेके आए हैं 8:30 बजे के करीब करीब आबाद को वहां पर घर पे, उनका जो आबाई घर है वहां पे। और जब घर आने से पहले वहां पर जो, क्योंकि वो एक मोहल्ला टाइप सारा एरिया है, वहां पर सारी दुकानें सील कर दी हुँ, गई, सारी दुकानें बंद कर दी गई। हुँ। छतों पर, गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह पर सिविल में लोग आके पहले से ही तैनात हो गए। पुलिस की तकरीबन 200 से 300 नफरी थी, पुलिस की गाड़ियां थी, जो कि मेन रोड से लेके नीचे इबाद फारूक के जो आबाई घर है वहां तक सारी नफरी लगा दी गई। कहाँ पर है, अगर प्लीज़ बता दें? सर ये बंद रोड का इलाका है, मुंशी हॉस्पिटल, और वहां हुँ, से बिल्कुल नीचे है हफीज रोड। ओके। वो वहां पर उनका आबाई घर है मियाँ इबाद फारूक का। हुँ, मुंशी हॉस्पिटल से और उनके घर से लेके तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का रास्ता सफर है उनके घर से, हुँ, और मेन ओके। रोड वहां से लेके नीचे तक जो है ना सारी पुलिस थी। 200 से 300 कम से कम इतने लोग होंगे, 200 से 300 पुलिस वाले थे, भारी नफरी थी। पूरे जो इलाका था वो इस तरह से मंजर आम दिखा रहा था कि जैसे वहां पर कर्फ्यू लग गया है, कोई भी बंदा नहीं आ रहा था। और जो लोग आ रहे थे, जो लोग वर्कर्स, जो लोग पीटीआई के लीडर जो आ रहे थे, उनको इतना खौफो हरास फैला दिया गया था कि वो पुलिस को बाहर से ही देखे, तकरीबन कुछ 40 से 50-60 गाड़ियां वहां पर पुलिस की मौजूद होंगी, जो नफरी लगी हुई थी बाहर, और उनको देख के ही कुछ लोग पीछे से पीछे हो गए कि कहीं पर हमें ना हुँ, पकड़ लें। और उसी हुँ, दिन एक भी हुआ कि हमारा अवैस यूनुस साहब है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं लाहौर के, उनको, वो आ रहे थे नमाज जनाजा में और वो आते ही उनको गिरफ्तार कर लिया। और यही हुँ, खबर सोशल मीडिया पे तकरीबन 7 बजे के करीब वायरल हुई। और वायरल वायरल होने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग जो पीटीआई के वर्कर, जो लीडरान थे, वो इसी डर की वजह से नहीं आए कि कहीं पर ये दोबारा बाकी सबको भी ना गिरफ्तार कर ले। और जिस टाइम जनाजे की आप बात कर रहे हैं, तो जनाजे में मियाँ इबाद फारूक को पीछे से पकड़ा हुआ था, उसकी शलवार से उसको पकड़ा हुआ था, और पकड़ के लेके पहले आके मियाँ इबाद फारूक को घर पे गुस्ल दिलवाया। और गुस्ल दिलवाने के बाद जब वहां पर अमार की मैयत को बाहर रखा खवातीन में पढ़ने के लिए कि वो पढ़ाई करें, वहां पर रखा, तो मियाँ इबाद फारूक को गुस्ल करवाने के बाद फौरन दोबारा कमरे में ले गए। उन्होंने बिल्कुल स्पेयर नहीं किया कि मियाँ इबाद फारूक थोड़ी देर के लिए अपने बेटे के पास बैठ जाए, अपने बेटे के पास बैठ के थोड़ी देर अपने बेटे की शक्ल देख ले या अपने बेटे से ताजियत कर ले। इन्होंने वहां जैसे ही गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद फौरन उसको अंदर ले गए हैं, इबाद फारूक को कमरे में बिठा दिया है, इर्द गिर्द सारी सिक्योरिटी उनके खड़ी कर दी है इबाद फारूक के। और जनाजा जब ले गए हैं अमार का कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में जब हम पहुंचे हैं, तो कब्रिस्तान पहुंच के हमने तकरीबन आधा घंटा वेट किया इबाद का, कि इबाद वहां पर आए और तब जनाजा शुरू हो। और जो वहां पर हमारे मुफ्ती साहब थे जिन्होंने जनाजा पढ़ाना था, उन्होंने बारहा कहा कि आबाद को ले आए, आबाद को ले आए, मैयत को इतना इंतजार नहीं करवाते, नहीं करवाते। और तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद सारी सिक्योरिटी फोर्सेस आए हैं, उन्होंने सब लोगों को पीछे किया, सब लोगों को क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद मियाँ इबाद फारूक को 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, 4 पीछे हैं,
और पूरे एक दायरे में ला के मियाँ इबाद फारूक को खड़ा किया है। और खड़ा करने के बाद फिर जब उसको जनाजा पढ़ाया है तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जनाजा पढ़ाते वक्त भी मियाँ इबाद फारूक को उसकी शलवार से पीछे पकड़ा हुआ था एक ने, और एक ने एक साइड से पकड़ा हुआ था, एक ने दूसरी साइड से पकड़ा हुआ था। और इस कंडीशन में जो है ना उसका जनाजा पढ़ाया है, और जैसे ही जनाजा पढ़ा है, इबाद को दोबारा अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने दी, फौरन वहां से लेके निकल पड़े। तदफीन भी नहीं करने दी। बिल्कुल नहीं, तदफीन तो बिल्कुल नहीं करने दी। वो तो हम गए हैं वहां पर, जैसे ही जनाजा पड़ा है, जनाजा पढ़ने के साथ फौरन वहां से लेके निकल पड़े, 1 मिनट भी नहीं रुके वो वहां से। मुझे नहीं पता अब इस पर क्या कहा जाए। अब जो है मुकदमा जो है, जो आगे जो चल रहे हैं, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो शायद ये खत्म हो जाएगा। सर, इबाद ने तो क्योंकि ये लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे चल जा चुके हुए हैं। अब वो एक जो एपिसोड एपिसोड था प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, अब ये उस बात पे भी नहीं आ रहे, क्योंकि हम देखते हैं एटी कोर्ट में डेली बेसिस पे हम देखते हैं, हमारी खवातीन भी हैं, सनम जवेद है, तैयबा है, आलिया हमजा है, और हम सब इन खदीजा शाह है, हम इन सबको देखते हैं। और हमने इनको बार बार कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट दे दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप आ जाएं। स्टार्ट में तो इन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन अब जो इस टाइम पे सिचुएशन हो चुकी है, 4-4 माह हो चुके हैं लोगों को गिरफ्तार हुए हुए, तो अब ये स्टेटमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब ये उस पहलू से आगे जा चुके हुए हैं। तो अब अब क्या स्टेटमेंट। जी अब क्या कहते हैं? सर, अब ये जो इनका एक अग्रेशन है और जो इनका एक एक जो सोच इंप्लीमेंट हुई भी है, अब ये इन्होंने जब छोड़ना है सबको एक साथ ही छोड़ेंगे, चाहे उसमें लीडर है, चाहे उसमें वर्कर है, चाहे उसमें कोई रेडी लगाने वाला है, चाहे उसमें कोई कसूरवार है, चाहे वो बेकसूर है, सबको एक साथ ये ट्रीट करेंगे। अब किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हालांकि एटीसी में तो अब मीडिया की कवरेज भी बंद हो गई। अब आपने देखा होगा कि हम एटीसी के अंदर अब कोई वीडियो बना के नहीं भेजते, कोई हम वहां से वीडियो नहीं लगाते, क्योंकि वहां पर अब पाबंदी लगा दी गई है कोर्ट की एक सौ तरफ से। चौसठ का बयान तो नहीं चाहते? जी 164 का बयान तो नहीं चाहते ये? नहीं, 164 का बयान भी अभी ये उस तरह से उस सिचुएशन में नहीं है। अभी ट्रायल आ चुका हुआ है और ट्रायल सबमिट हो गया अब, और ट्रायल सबमिट होके अब शहादतें शुरू हो गई हैं उन लोगों की। तो अब 164 का बयान कोई देगा या कोई करेगा, किसके खिलाफ देना है 164 का बयान, किसको इमरान खान। नाम? वो तो ऑलरेडी हमारी जेआईटी, देखा नहीं आपने, डीआईजी साहब गए हैं और डीआईजी साहब ने कसूरवार तो ठहरा दिया है डीआईजी साहब की नजर में। और जो जिन्होंने मिसल लिखनी है, जिन्होंने जिमनियां लिखनी है। बात बताएं उस्मान, आप कस्टोडियन ऑफ द लॉ हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, आप एक यंग वकील हैं, आपके साथ और हजारों वकील हैं, तमाम लोग हैं। ये इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ते हुए क्योंकि देखा है? क्या जज भी बेबस हैं? जज भी कुछ नहीं कर सकते? जज कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते? सर, हमारे जो इस टाइम पंजाब में जो सिचुएशन चल रही है ना, पंजाब में हमने जितनी अभी तक केसेस फाइल किए हैं, हम सारी जो आईएलएफ के लीगल टीम है, हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, हम शेयर करते हैं कि कौन से जज ने क्या कहा, कौन से जज ने किस तरह से कहा। अब 96/23 की सुन लें। 96/23 में मैंने खुद बेल्स फाइल की थी और हमें मैसेजेस आ जाते थे जब भी हमारा केस कॉल होता था। तो मैंने खुद बेल्स फाइल की हुई थी। वहां पर तकरीबन हमारी 8 से 9 दफा कॉल हुआ है केस हाई कोर्ट में, और पहले एक डीबी, फिर दूसरी डीबी, फिर तीसरी डीबी, फिर चौथी डीबी, फिर पांचवी, फिर छठी, 6 डीबीज जो है ना, डीबीज मीन के डिवीजन बेंच, डबल जज वहां पे बैठ रहे थे, और 6 दफा हमारा केस कॉल हुआ है, और हर दफा नए जज साहब होते थे, हर दफा नए जज साहब होते थे। और किसी जज साहब ने ये हिम्मत नहीं की, किसी जज साहब ने ये नहीं कहा कि ये जो केसेस हैं इनको सुनना है या इनको इनको चलाना है। ये समझ के ये चीज एक पूरे पाकिस्तान में, पूरे सारे इदारों में हर एक को ये तासुर दे दिया हुआ है, वो स्टार्ट में फिला फिला के मीडिया में, खबरों में, टीवी में, कि 9 मई का वाकया, 9 मई का वाकया, 9 मई का वाकया, मजम्मत करते हैं, हम तरदीद करते हैं, मजम्मत करते हैं, गलत हुआ ये हुआ। ये तासुर डाल डाल के ना सबकी नजरों में ये चीज बाबर करवा दी गई है इन्होंने, कि 9 मई को जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो बहुत गलत हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, वो ऐसे हो गया। ये तासुर लेके जो जज साहिबान है हमारे, वो भी इस माइंडसेट में आ चुके हुए हैं कि 9 मई को बहुत गलत हुआ जी, बहुत गलत हो गया जी, 9 मई को इन्होंने आग लगा दी जी, ये कर दिया। क्या किसी से कोई इनसे ये पूछने वाला है क्या 9 मई को किसी इदारे के बंदे की, किसी
सरकारी बंदे की जान गई है? माल हम कानूनी तौर पे ये देखते हैं कि जो जानी नुकसान है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है बनिस्बतन के माली नुकसान के। माली नुकसान तो रिकवर हो जाते हैं। जो 15 करोड़ की एफआईआर इन्होंने की है कि नुकसान हो गया इसमें, ये तो रिकवरी हो जाएगी। क्या जो लोगों की जानें गई हैं, क्या जो 16 लोग लाहौर में मरे हैं, उनकी वो वापस आ जाएंगे? क्या जो अभी अमार की डेथ हुई है, वो वापस आ जाएगा? क्या वो जिले शाह की डेथ हुई है, वो वापस आ जाएगा? क्या जो हमारे सहाफ़ी अरशद शरीफ की डेथ हुई है, उनको कत्ल किया गया, वो वापस आ जाएँगे? क्या कत्ल करना या ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा एक वैल्यूएबल चीज़ें हैं बनिस्बतन के 9 मई को 15 करोड़ का नुकसान हो गया 96/23 में। तो अदालतों की नज़र में इस टाइम पे ये तासुर आ चुका हुआ है कि ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये गलत हुआ और इसमें जो-जो लोग हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। जो-जो लोग हैं, इनको जो है ना कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो जिस वजह से ना तो जजेस फैसले कर रहे हैं, वो जस्ट हमें थका रहे हैं, हम वकीलों को थका रहे हैं, हमें हमें जो है वो घुमा-फिरा रहे हैं और ना तो वो ट्रायल शुरू कर रहे हैं, ना इन लोगों का कोई स्टेटस क्लियर कर रहे हैं कि ये मुल्ज़िम है या मुजरिम है और अगर मुल्ज़िम है तो इनको बेल क्यों नहीं दी जा रही हुँ, और इनको क्यों रिलीज़ किया जा रहा? कानून के 497 बटा 497 सेक्शन में सीआरपीसी के ये वाज़िया है कि एक खातून अगर कोई कत्ल के मुकदमे में भी मुलव्वस होती है, तो बेल उसका कानूनी राइट है, उसका हुँ, हक है बेल का, कि उसको बेल दी जाएगी और वो अपना ट्रायल फेस करेगी। यहाँ पर हुँ। 4 महीने से हमारी खवातीन को अरेस्ट किया हुआ है, उनको किस कानून के तहत किया हुआ है? और हमारे जजेस जो है ना, वो इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हो चुके हुए हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, ये गलत हुआ है और इसकी सज़ा दे रहे हैं। और वो जजेस मिलके अभी ट्रायल से पहले हमें सज़ा सुना चुके हुए हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, एक रियलिस्टिक पता नहीं इसका जवाब होगा उस्मान आपके पास कि नहीं। साढ़े 4 महीने तो हो चुके हैं, ये तमाम चीज़ों को मियाँ इबाद को और हज़ारों सैकड़ों इस तरह के लोगों को अब तक अदालतों में पेश नहीं किया गया, 2-2 3-3 महीने हो गए अदालतों में पेश नहीं किया गया। 2 माह से ज़ायद शायद हो गए हैं कि मियाँ इबाद को भी पेश नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि ये कब तक इनकी आँखों से खून उतरेगा और कब तक ये रिहा हो सकेंगे? कोई उम्मीद है या सज़ाएँ होंगी या जो कुछ भी होगा, ये कब तक होगा? सर, जो मेरा इस पे जो मौक़िफ़ है ना, वो बेसिकली ये है कि ये सारे हैं आर्म्ड फोर्सेस। इनके सब हुँ, लोगों के पास होते हैं वेपन एनी टाइम। हुँ, ये लोग इनकी ट्रेनिंग्स जो होती हैं, वो ट्रेनिंग इस तरह से होती हैं कि आप लोगों ने अपना डिफेंस कैसे करना है और डिफेंस करने के लिए इनके पास हैं वेपन्स, इनके पास है डंडे, इनके पास है सोटे, इनके पास है ये चीज़ें। और ये लोग ना तो प्यार से समझने वाले हैं, ना तो प्यार से इनको कोई चीज़ समझाई जा सकती है, ना इनको रो के समझाई जा सकती है, ना इनको ऐसे समझाई जा सकती है। ये लोग चाहते हैं मुल्क में खाना जंगी। ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में जिस तरह से हम हमारी ट्रेनिंग्स हैं, उस तरह से हम पूरे पाकिस्तान में जो सिविलियंस हैं, जो काम करने वाले हैं, जो कारोबार करने वाले हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, ये सब लोग हो जाएँ इस तरह से ट्रेन, इनकी तरह से। और जब कोई इनके ऊपर कोई आवाज़ उठाए, कोई हाथ उठाए, तो वो हाथ काट दिया जाए, वो गला काट दिया जाए, वो ज़ुबान काट दी जाए। और जब तक इनके सामने इस तरह से कोई टक्कर वाले लोग नहीं आएँगे कि जो इनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करें, जिस तरह से ये इनकी ट्रेनिंग्स है ना, कि फ़ौज हुँ। है, हमारे वो है, पुलिस वाले हैं या हमारी एजेंसीज़ हैं, इनकी ट्रेनिंग्स है ना कि इनको भगाना है, इन्होंने 20-20 किलोमीटर भागना है, इन्होंने चलें, बस वेपन उठा के भागना है। उस्मान, दिस इज़ गुड। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे उस टाइम वक़्त वक़्त का जो है वो था। आपने बड़ी दीदा दलील के साथ बहुत सी बातें की हैं। मुझे नहीं पता कि इसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना आ जाए। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपका शुक्रिया कि आप जैसे चंद लोग हैं, चंद अफ़राद हैं, जो अभी तक खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया उस्मान। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फॉर कमिंग टू द शो। ये थे जी उस्मान मलिक साहब। बताया उन्होंने आपके सामने तमाम चीज़ें। मुझे नहीं पता इस बारे में यहाँ पर क्या कहा जाए? किस बात पर किस चीज़ का मातम किया जाए? किस बात का जो है वो सोग मनाया जाए? ये कैसी शाम-ए ग़रीबा हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही यहाँ पर। और आप अंदाज़ा ये लगाएँ बकौल मलिक उस्मान साहब के 15 करोड़ रुपया जो है वो हर्जाने का या नुकसान का वो किया गया है। मतलब एक ऐसे घर में 15 करोड़ का सामान, वो कौन-सा ऐसा सामान था जो 15 करोड़ रुपए का था? और अगर 15 करोड़ रुपए का सामान मान लिया जाए कि वो 15 करोड़ का सामान था जिसका नुकसान हुआ है, तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वो इस अवाम के टैक्स के पैसों का था। ये अवाम के टैक्स का पैसा है कि अगर एक ऐसे घर पर 15-15 करोड़ रुपए का सिर्फ सामान है,
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और एक ये ऐसा मुल्क है जिसने हर बंदे का कर्जा देना, जो आईएमएफ के लोन के लिए तरले करता है, जो आईएमएफ की एक किस्त का इंतजार करता है, जहां पर डॉलर का जो रेट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जहां पे रुपए की गिरावट जो है वो रोजाना आपके सामने है, जहां पर अफराते जर रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह से बढ़ रही है वो आपके सामने, जहां पे फूड इन्फ्लेशन जो है वो 50% से ज्यादा, और वहां पर ये तमाम अयाशियां हो रही हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अगर रियासत कोई भी चीज करना चाहती है, किसी तरह से भी करना चाहती है, बहुत मुश्किल है कि लोग उसका मुकाबला कर सकें। हम बस उम्मीद करते हैं, बार बार उम्मीद करते हैं, पता नहीं ये उम्मीदें कहाँ तक ये जाएंगी। मैं बार बार बारहा ये कह चुका हूँ कि अगर आप बच्चों पर भी नहीं छोड़े, अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, अपने खवातीन को नहीं छोड़ा, बच्चे भी मारने शुरू करें। को खुदा का खौफ कर लें, कहीं पर तो इस बात को रोक दें, कहीं पर तो इस तशद्दुद को रोक दें, कहीं पर तो इस फस्तायत को रोक दें, कहीं पर तो इस रियासती दहशतगर्दी को रोक दें। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा के लिए बस कीजिए। आप हमें भी बर्बाद कर चुके हैं, हमारी आने वाली अब नस्लों को बर्बाद ना कीजिए। हमारी आने वाले नस्लों को तो उनको तो एक बेहतर मुल्क फराहम कर दीजिए, जो हमने पूरी जिंदगी एक गैरजन स्टेट के तौर पर गुजार दी है, कि हमारी आने वाली नस्लें भी ऐसी गुजारेंगी। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और जिस जनाजे में एक बाप के साथ जो सलूक किया गया, इसको भूल जाना, इन बातों को दरगुजर कर जाना, इन बातों पर चुप हो जाना और इन बातों को बर्दाश्त कर जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। आपने जुल्म किया और अल्लाह ताला जालिम को जरूर पकड़ता है। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान।